बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? ये इसको उर्दू में, और मुझे शायद थोड़ा सा मैं सही कह रहा हूँ कि हिंदी में भी शायद दबाव कहते हैं। दबाव, आपने अक्सर औकात ये वर्ड जो है ना अपनी लाइफ में भी बहुत सुना हुआ है। आप अक्सर औकात कह रहे हैं सर बड़ा प्रेशर है हमें तालीम का, हम कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती प्रेशर की वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम या श्रीलंकन क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट टीम प्रेशर की वजह से ये मैच हार गई। हमने ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा सुना है, सर प्रेशर की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ड्रॉप कर रही है, सर प्रेशर की वजह से आज किसी ने खुदकुशी कर ली। डियर स्टूडेंट्स, ये ठीक है, ये कुछ हद तक ये सारे प्रेशर है, लेकिन फिजिक्स में प्रेशर कहते होते हैं एक ऐसी चीज को जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करे किसी के यूनिट एरिया पे, उसको प्रेशर कहा जाता है। किसी बॉडी के यूनिट एरिया में फोर्स जब एक्ट करती है दैट इज कॉल्ड प्रेशर, उसको प्रेशर कहा जाता है। यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी एरिया में जब फोर्स एक्ट करती है, आमतौर पे परपेंडिकुलर लगता है तो उसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, फोर्स की न्यूटन है, तो इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुई, जिसको एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे पास्कल, उनके नाम से मंसूब किया गया। पास्कल के नाम से मंसूब किया गया। इसको पा भी लिख सकते हैं, पा, स्मॉल लेटर्स में पा, ठीक, सॉरी कैपिटल लेटर में पा, लेकिन अगर आप पूरा पास्कल लिखेंगे तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। एक बात भूले नहीं, जब भी आप, ये पास्कल छोटे वर्ड में, जब भी आप किसी साइंटिस्ट के नाम की यूनिट लगाते हैं, खा वो यूनिट न्यूटन हो, पास्कल हो, कूलम हो, फैरेड हो, वोल्ट हो, या वॉट हो, या हर्ट्ज हो, तो आप उनकी यूनिट का अगर पूरा लिखना चाह रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। जबकि अगर सिर्फ उसका कोई एब्रीविएशन डाल रहे हैं, जैसे न्यूटन का एन डाल रहे हैं तो कैपिटल एन डालेंगे, फिर आप स्मॉल नहीं डालेंगे, अगर स्मॉल डालेंगे वो नैनो पढ़ा जाएगा। तो इसने पास्कल का अगर पी एब्रीविएशन डाला है तो पी इसका जो है वो बड़ा होगा, कैपिटल लेटर्स में होगा, लेकिन पूरा अगर पास्कल लिखेंगे तो पी छोटे लेटर्स में होगा। ये बात याद रखें आप इस बात को। सो इसको प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट्स। प्रेशर का हमारी लाइफ में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। बहुत सारी चीजों पे जो प्रेशर होता है वो ना सिर्फ लगता है, बल्कि प्रेशर से हम बहुत सारी चीजों से अवेयर भी हो जाते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब मैं आपको एक बड़ी मजे की एक बात बताता हूँ। अब मेरा वजन अच्छा खासा है, इनफैक्ट एक दिन ऐसा हुआ, मैं एक चेयर पे खड़ा था, एक चेयर थी उस पे मैं खड़ा था, और वो चेयर जो थी ना वो ब्रेक कर गई। और मेरे घर वालों ने पूछा कि आप रोज इस पे बैठते हैं, लेकिन बैठने से तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ ये चेयर टूटी हो। सेम वजन होता है बैठने में भी और खड़े रहने पे भी, तो खड़े रहने में इसको क्या ऐसा इशू हो गया? तो डियर स्टूडेंट, बिफोर आई गो इन दिस, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि प्रेशर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाय कीपिंग द कांस्टेंट एरिया। अगर एरिया को कांस्टेंट रखा जाए, कांस्टेंट एरिया, और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अगर आप कांस्टेंट रखें किसको, फोर्स को कांस्टेंट रखें। ये याद रखें, ये बात भूलने नहीं आप, यानी इसको कांस्टेंट रखें तो प्रेशर और एरिया का जो ताल्लुक है वो इनवर्स। ये देखें, ये नीचे ये ऊपर है, ये नीचे है ये ऊपर है, हमने ऊपर 1 लिख दिया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा हमारे पास। अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मैं पहले इस पे जाता हूं जो मैंने बात बताई। अब जब मैंने पाउंड रखा, पाउंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होता है, वेट मेरा पहले भी वही, बैठा हूं तब भी वही वेट था, फोर्स वही लग रही थी। वेट एक्चुअली फोर्स ही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आप पर एक्ट कर रही होती है। तो जब मैं बैठा था उस वक्त भी वही फोर्स थी, यानी कांस्टेंट थी, और जब मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ तब भी वही फोर्स थी, कांस्टेंट थी। तो भाई अब क्यों टूटा ये जब मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया?
तो मेरे पाँव का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा था, लेकिन जब मैं बैठता हूं तो मेरी बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा होता है। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो जाए ज्यादा प्रेशर लगता है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो जाए तो कम प्रेशर लगता है। ये इन्वर्सली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आपको ज्यादा प्रेशर फील होगा, यानी कम क्रॉस सेक्शन है ज्यादा प्रेशर, फोर्स वही लग रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब जब फोर्सेस सेम हो तो एरिया और प्रेशर का जो ताल्लुक होता है वो हमारे पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अपनी लाइफ में कभी आप सोचें, कभी आप ये ले एक पेन ले लेते हैं, मैं एक पेन ले लेता हूं, ये मेरे पास एक पेन है बच्चों, ये देखो, इस पेन का, ये पेन है, इस पेन में ये आप देख रहे हैं इसकी एक नोक है, ठीक है, और ये इसका थिक पार्ट है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे, इस छोटी सी नोक से बहुत ज्यादा है। मैं इसको यहां ऐसे पकड़ लूं और प्रेस करूं, अब मैं इक्वल फोर्स इधर भी लगा रहा हूं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी लगा रहा हूं, बट माय हैंड इज हर्टिंग अ लॉट, एंड व्हिच हैंड इज हर्टिंग द मोस्ट, दिस वन, एंड आई एम फीलिंग कंफर्टेबल हियर, while I got the same forces on both sides, दोनों साइड पे हमारे पास फोर्सेस सेम थी। तो भाई इस जगह पे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे हाथ में फील हुआ, ये देखे निशान भी पड़ गया और ये खुल गया। एक्चुअली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा था और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा था। तो जहां बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, फोर्सेस सेम हो, अगर बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वहां आपका प्रेशर कम होता है, जहां छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि प्रेशर मेरा इस साइड पे ज्यादा था जबकि इस साइड पे प्रेशर कम था। ये बात याद रखें। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एरिया को कांस्टेंट मान लें, एरिया को कांस्टेंट मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मेरे पास एरिया है, ये मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूं, मैं फोर्स लगाता हूं हैंड पर, ये मैंने फोर्स लगाई, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन मैं जब ज्यादा फोर्स लगाऊंगा एरिया तो उतना ही है, एरिया में कोई चेंज नहीं आई, तो मुझे अब हर्ट ज्यादा हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एरिया को मान लिया इस वक्त कांस्टेंट। अब फोर्स और प्रेशर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेट करना शुरू करें। ग्रेटर इज द फोर्स, मोर इज द प्रेशर, स्मॉलर इज द फोर्स, लेस इज द प्रेशर। आप कभी अंदाजा करें कि चेयर के नीचे जो आपके हुक लगे होते हैं, कभी वो आपके पांव पर आ जाए और कभी बैठ जाए कोई बंदा, तो आपका पांव इतना बुरी तरह हर्ट होता है कि ये बताया नहीं जा सकता। इवन आपने देखा होगा कि लड़कियों की जो हील्स होती हैं उनमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर फर्ज करें चलते चलते किसी का पांव नीचे आ जाए, आई गॉट ट्रैप्ड वन टाइम, मुझे आई कैन फील इट, मुझे आज तक याद है कि एक महफिल में ऐसा ही मेरे साथ हो गया था। तो उसमें जो आपको प्रेशर फील होगा वो इतना ज्यादा होगा कि आपका अच्छा खासा डैमेज भी हो सकता है हील्स की वजह से। अब हील्स क्यों ऐसा होता है, जबकि आम अगर तौर पे वही खातून अगर एक फ्लैट शूज पहन कर आ जाती है और किसी को पाँव रखती है, बंदे को फील भी नहीं होता, लिटरली फील नहीं होता। वही हील जब लगती है वही फोर्स है उस खातून की और आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, small pressure creates small area creates more pressure and greater force creates greater pressure if you keep the area constant, but here you have to keep the force constant. So ये सारे का सारा है, ये एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्रेशर स्टूडेंट्स दुनिया की हर चीज में होता है, मैटर में भी होता है, आपका गैसेस में भी होता है। ये जो हम गैसेस के इस ओशन में रह रहे हैं, अच्छा खासा प्रेशर है इस वक्त हम जिसके अंदर रह रहे हैं, तो अच्छा खासे प्रेशर के हम अंडर रह रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी पानी के अंदर रह रहे होते, पानी में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो बहुत डीप तो रह ही नहीं रहे होते, क्योंकि बहुत डीप रहेंगे तो वो भी उस प्रेशर के ज़ेरे असर आ जाएंगे। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि टाइटैनिक को जहाज को देखने के लिए कुछ लोग नीचे चले गए थे, तो वो उस प्रेशर के ही ज़ेरे ताब आ गए कि इतना ज़्यादा पानी का प्रेशर उनके ऊपर आ गया कि वो बल्कि उनकी सारी की सारी चीज़ें ही कोलैप्स हो गई। तो ग्रेटर इज द फोर्स, मोर इज द प्रेशर, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह आप लोगों ने एक देखी होगी कॉमन पिन, एक कॉमन पिन होती है, एक थंब पिन होती है। थंब पिन का अगर आप देखें तो इसका एक हिस्सा काफी चौड़ा होता है काफी, तो एक जो आगे पिन होती है वो नुकीली होती है। आप उस चौड़े हिस्से को प्रेस करके
उस छोटी सी नोक को अंदर प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपको अंगूठे में कुछ फील नहीं होता बिल्कुल, लेकिन जो नोक होती है ना, उसकी फीलिंग जिसमें वो जा रही होती है उसको अच्छी खासी हो रही होती है। वाई? बिकॉज फोर्सेस तो दोनों साइड में स्ट्रॉन्ग इक्वल है। ऊपर आप फोर्स दे रहे हैं, नीचे रिटार्डिंग फोर्स भी इक्वल लग रही है, तो नीचे वाले को फील ज्यादा क्यों हुई? क्यों? उस जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो बहुत ही छोटा था, तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा प्रेशर उतना ही हाई होगा। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो नाइफ्स होती हैं, नाइफ वो उसका एक हिस्सा शार्प होता है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता है। आप उसी को चला के किसी भी चीज को काटने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे अगर आपने वेजिटेबल्स को काटना है, जैसे मीट को काटना है, सो यू यूज द शार्प साइड बिकॉज द एरिया देयर इज मच स्मॉलर देन द एरिया अबव। उसके ऊपर वाले को अगर उल्टा करके अगर आप काटना शुरू कर दें तो कोई फायदा नहीं होने लगा, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ही प्रेशर को तो मैं समझा चुका हूं। एक टॉपिक मिस हो गया था, मेरे स्टूडेंट्स पीछे से बता रहे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का टॉपिक था। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का टॉपिक भी पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेस कहते हैं द फोर्स, जब भी किसी बॉडी को में फोर्स अप्लाई की जाती है उसको डिफॉर्म करने के लिए, किसी भी सॉलिड में जब फोर्स लगाई जाती है उसको डिफॉर्म करने के लिए, मतलब स्ट्रेस में और प्रेशर में ये फर्क है। प्रेशर, स्ट्रेस में हम किसी बॉडी को में डिफॉर्मेशन के लिए जो फोर्स लगाते हैं, और वैसे स्ट्रेस को सिग्मा से जाहिर करते हैं। आपकी बुक में ऐसा लिखा नहीं हुआ, मैं नाम लिख रहा हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है उसको स्ट्रेस कहा जाता है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसकी मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हुई, जिसको पास्कल कहा जा सकता है, ठीक है। पास्कल का पी छोटा, पा जब होगा उसका पी बड़ा, ये कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस की भी बहुत सारी टाइप है। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, एक होता है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस, ये 3 स्ट्रेस की टाइप्स है हमारे पास। ये आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, मैं जनरली बता दिया। ऐसी फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगे जो उसकी लेंथ में चेंजेस लाए। लेंथ में, ये लेंथ के वाले से, टेंसाइल का मतलब लेंथ में चेंजेस लेकर रहा है। जैसे अगर मैं एक स्प्रिंग को खींचूं उसके लेंथ में इजाफा हो, उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और अगर किसी के वॉल्यूम में चेंजेस हो, यानी लेंथ में भी विड्थ में भी, तो उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर किसी की शक्ल में चेंजेस आए, यानी वॉल्यूम में चेंजेस, और अगर किसी के शक्ल में चेंजेस, शेप में चेंजेस, तो उसको शेयर स्ट्रेस कहा जाता है। सबका फॉर्मूला यही है, F/A। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। दूसरी चीज है स्टूडेंट स्ट्रेन। स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन, इसको ये एप्सिलॉन का साइन है, इससे भी डिनोट किया जा सकता है। स्ट्रेन कहते हैं कि आप जब किसी बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं, फर्ज करो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, मैंने इस पे फोर्स लगाकर इसमें एलोंगेशन इतनी डाल दी, इतनी, यानी इतनी चेंज एक्स में आ गई, यानी आपकी कितनी एलोंगेशन आई विद रिस्पेक्ट टू टोटल लेंथ, यानी टोटल लेंथ की मुकाबले में, ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक थी स्टूडेंट्स, यहां से, उसके मुकाबले में कितनी एलोंगेशन आई, इन दोनों की रेशो को स्ट्रेन कहा जाता है। यानी कितनी एलोंगेशन आई और टोटल जो एक्चुअल लेंथ थी उसके हिसाब से कितनी आई, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये हमारे पास, इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी मीटर है, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उनमें 3 बड़ी काबिल गौर हैं, जिनमें एक है टेंसाइल स्ट्रेन, यही वाली टेंसाइल स्ट्रेन, किसी की लेंथ में चेंजेस आ जाए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। और एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसके वॉल्यूम में चेंजेस आ जाए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। और तीसरी है शेयर स्ट्रेन, जिसके शक्ल में चेंजेस आ जाए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल शक्ल, जो इसको टैन थीटा कहते हैं। आगे जाकर इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे।
तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, नो यूनिट, यूनिट इसकी नो यूनिट, नो यूनिट, कोई यूनिट इसकी नहीं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसका ग्राफिकल एनालिसिस लाजमी बताऊंगा, तो अब जरा आप मुलाहिजा कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम इसके थोड़े से आगे, क्योंकि आपकी बुक में ये भी था, तो मैं चाह रहा हूं कि कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए हमारी। इसके लिए मैंने फिर एक चीज़ सोची कि मैं आप फिगर बना देता हूं और फिर आपको समझाता हूं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। स्टूडेंट्स, अभी हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। स्ट्रेस होता है F/A और स्ट्रेन होती है हमारे पास, स्ट्रेन के खैर बहुत सारे फार्मूले, लेकिन चले एक फेमस फार्मूला डेल्टा L/L। स्ट्रेस का सारा ताल्लुक फोर्स की वजह से, फोर्स बढ़ती है तो स्ट्रेस बढ़ता है, याद रखना, क्योंकि एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया हर वक्त कांस्टेंट होता है, इनिशियल जो क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एलोंगेशन, जो उसकी एक्सटेंशन हुई थी उस पर, जितनी ज्यादा एक्सटेंशन बढ़ेगी स्ट्रेन बढ़ेगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट वैल्यू है L हमारे पास। एक्चुअली हुक लॉ की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन यही है, आपको याद होगा हुक लॉ में भी मैंने फोर्स और एक्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा था। यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और स्ट्रेस किस वजह से बढ़ता है? फोर्स की वजह से। स्ट्रेन किस वजह से बढ़ती है? एक्स की वजह से। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, वही चीज हमारे हुक लॉ वाली आ गई जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझाई थी सारे के सारे। स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन बढ़ता है। फर्ज करो अगर स्ट्रेस, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ एक थोड़ा सा ड्रॉ करके देखता हूं। फर्ज करो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है और ये इसका कांस्टेंट है। इसके कांस्टेंट को मॉडुलस भी कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस भी कहा जाता है। तो बहरहाल अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आप स्ट्रेस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल का बढ़ा देते हो, स्ट्रेन हमारी 0.1 पैदा होती है। अगर स्ट्रेस 20 की है तो ये 0.2 पैदा होगी। स्ट्रेस 30 की है, ये 0.3 पैदा होगी। इन दोनों की रेशियो जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। यानी फर्स्ट इन दोनों की रेशियो 100 आ रही है, इन दोनों को डिवाइड करो 100 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करो 100 आ रहा है। इसमें 40 है तो 0.4 हो जाएगा, ये भी 100 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट चलती जाएगी अंडर द प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी फर्ज करें अगर ये मेरे पास एक कॉपर है, कॉपर वायर है, मैं इसमें स्ट्रेस लगाता हूं, इसमें स्ट्रेन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस अगर मैंने 10 हुई तो स्ट्रेन 0.1 हुई, तो इसका मतलब इनका कांस्टेंट 0.100 आ रहा है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। कांस्टेंट की यूनिट भी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, याद रखिएगा। इसको इलास्टिक मॉडुलस भी कहा जाता है। अब इस ग्राफ को जरा समझने की कोशिश करें। हमने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ी, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। I'm सॉरी, थोड़ा सा ग्राफ में मैंने ये चीज पता नहीं कैसे रह गई। स्ट्रेस 10 है, ये देखें स्ट्रेस 10 है, ये 0.1 है। स्ट्रेस 20 है, ये स्ट्रेन 0.2 है। इसी तरह आपका जितना जितना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है स्ट्रेन बढ़ती जा रही है। और ये एक लिमिट आ गई, ये लिमिट, इस लिमिट को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट वो होती है स्टूडेंट जहां स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो बराबर होती है। इधर तक इसकी रेशियो बराबर चलती जाएगी और इधर तक अगर आप उस बॉडी को रिलीज कर दोगे, यानी उसमें से फोर्स निकाल दोगे, तो बॉडी वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगी। यानी ये इलास्टिक रीजन में ही रहेगा। इलास्टिक रीजन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से बॉडी वापस पुरानी पोजीशन पर आ जाती है। यहां तक मैं पहुंच गया, यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट चल रही है हमारे पास। यानी स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रही है, दोनों की रेशियो बराबर है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रही है, दोनों की रेशियो बराबर है। स्टिल यू रीच हियर, यहां तक तो चलेगा। इससे आगे अगर आप मजीद स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ेगी, लेकिन अब अगर दोनों को डिवाइड करके उसकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, सो दैट रेशियो इज नॉट गोना बी सेम। वो सेम नहीं होगी, 100 नहीं होगी। समझ लो अगर यही कर रहे थे तो 100 नहीं होगी। हो सकता है हम स्ट्रेस बढ़ा दें, 50 कर लें, ये लास्ट पॉइंट था फर्ज करो, तो इसको 0.5 होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा स्ट्रेन 0.55 होगी, तो इसको डिवाइड करें तो वो 100 नहीं आ रही, आई थिंक 90s की रेंज में कोई आ रही है। सो दैट इज नॉट एक्चुअली सेम, वो सेम नहीं है। लेकिन एक बात है, बॉडी को छोड़ दें, बॉडी वापस पुरानी पोजीशन पे जरूर आ जाएगी, क्योंकि अभी भी इलास्टिक लिमिट में बॉडी चल रही है। टिल ए पॉइंट आ जाएगा। ए पॉइंट होता है, इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? इलास्टिक लिमिट। ये मैं इस पे ये कर रहा हूं, इलास्टिक लिमिट।
इलास्टिक लिमिट, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बॉडी आपकी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। बस यहां से यहां तक एक बात है, प्रोपोर्शनैलिटी कायम नहीं रहने लगी, यानी रेशियो में तो बदल आ जाएंगे, लेकिन बॉडी इलास्टिक रेंज में है, छोड़ दें वापस पुरानी पोजीशन में आ जाएगी। बट आफ्टर दैट कि अगर हमारे पास मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे कहते हैं सर आपने जज्बात में आके ये देखें, ये बी है, ये इलास्टिक लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है, और इसी को यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वो यील्ड स्ट्रेंथ है जहां से बॉडी वापस आ रही है। बस दिस इज द लास्ट पॉइंट। आफ्टर दैट यू आर नॉट गेटिंग दैट बॉडी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दैट विल डिफॉर्म कंप्लीटली, वो किसी और शेप में चली जाएगी हमारे पास। तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स इलास्टिक लिमिट का। इसके बाद अगर आप मजीद स्ट्रेस दे देते हैं इसको, भाई कुछ नहीं होने वाला, ये कॉपर खुल जाएगा और मजीद शेप चेंज जाएगी, आपकी मुकम्मल डिफॉर्मेशन की तरफ चले जाएंगे। ये आ जाएगा पॉइंट, इसको प्लास्टिक लिमिट भी कहा जाता है। प्लास्टिक लिमिट यानी जितना वो प्लास्टिक लिमिट एक ऐसा पॉइंट होता है कि जितने तक स्ट्रेस जा सकता है, बस ये इसकी शक्ल चेंज मैक्सिमम कर गया। भाई अब आपने ये वो वाहिद आखिरी पॉइंट है जहां तक आप इस बॉडी को स्ट्रेच देके ले जा सकते थे। दिस इज द पॉइंट जिसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जाता है, कि ये वो पॉइंट है जहां तक आप स्ट्रेस को ले जा सकते, बस इससे आगे स्ट्रेस नहीं ले जाते। अगर इससे आगे ले गए तो फिर आप ब्रेकेज की तरफ चले जाएंगे, यानी फ्रैक्चर की तरफ चले जाएंगे। फिर आप मजीद अगर आप स्ट्रेस डालें, इवन ना भी डालें, स्ट्रेन में इजाफा हुआ और इस पॉइंट पे जाके जो है आपका यकदम जो चीज जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। हड्डी फ्रैक्चर क्यों होती है कि जब हड्डी में प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है तो वो चलो प्लास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट तक बर्दाश्त करती है, इलास्टिक तक बर्दाश्त करती है, बहुत हुआ प्लास्टिक तक बर्दाश्त करती है, लेकिन आफ्टर दैट इट्स गोइंग टू ब्रेक, ये टूट जाएगी हमारे पास और वो पुरानी शेप में वापस नहीं है, इसको कहते हैं फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर लिमिट में चीजें टूट जाती हैं हमारे पास, ब्रेकेज लिमिट भी कहा जाता है इसको। वो बॉडीज, दुनिया में दो किस्म की बॉडीज होती हैं, जैसे एक होगी डक्टाइल, एक होती है ब्रिटल। जो बॉडीज यहां तक पहुंच जाए फ्रैक्चर तक, यानी ये सारी स्टेजेस को चला के यहां तक पहुंच जाए, उनको डक्टाइल बॉडीज कहा जाता है। जैसे कॉपर हो गया, रॉड आयरन हो गया, कॉपर में ऐसा हो सकता है कि आप उसको यहां इवन प्लास्टिक, इवन फ्रैक्चर तक लेके चले जाए, तो यहां की लिमिट को कहते हैं डक्टाइल, यहां तक पहुंच सकता है बच्चों, इससे आगे नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ब्रिटल में जैसे शीशा भी हो गया, शीशे पे इतनी ज्यादा चीजें लग ही नहीं सकती, शीशा इलास्टिक लिमिट तक पहुंचते ही, इस बी पॉइंट पे पहुंचते ही टूट जाता है आगे, यानी इसकी सारी लिमिट्स यही पूरी हो जाती है सारी, तो उनको ब्रिटल सब्सटेंसेस कहा जाता है। ब्रिटल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं दे ब्रेक एज सून एज द इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड, और डक्टाइल वो होते हैं दे गो थ्रू प्रोपोर्शनल इलास्टिक plastic fractured and then break, in fact fracture the last point where they break, तो ये हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारा ग्राफ आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी ओ लेवल्स ए लेवल्स की सारे आपको जल्द अज जल्द जो है ना वो तमाम वीडियोस मुयसर होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे खुदा हाफिज। Okay, thank you.